Hello. So this is for HCF. So first dash purchase of a new machine or on the job training is a source of human capital formation. आप देख सकते हैं ह्यूमन की बात हो रही है तो मशीन से कुछ लेना देना नहीं है. द आंसर इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ HCF इन इंडिया. इंडिया के अंदर HCF का कौन सा प्रॉब्लम नहीं है. सो लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये प्रॉब्लम है. लो सेविंग ये प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. राइजिंग पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम है. लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग ये प्रॉब्लम है. सो इसका आंसर है लो सेविंग. थर्ड देखिए, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. हमें क्या चूज करना है? करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. तो आप देखिए ऑल्टरनेटिव इन समथिंग लाइक दैट कि भाई ए का सेकंड है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 3rd है, इस तरीके से. तो अगर हम देखें बिल्कुल करेक्ट सेंसेस में तो सबसे पहले है फिजिकल कैपिटल्स. फिजिकल का मतलब जब आप मशीन्स वगैरह लगाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने कहाँ लगाई होती हैं? फैक्ट्रीज में. सो दिस इज वन इज द फैक्ट्रीज रिलेटेड. सेकेंड वी हैव ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं? जो एक स्किलफुल टैलेंटेड पर्सन होता है, दैट इज समहाउ कॉल्ड इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स. सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि क्या सोर्स है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल का बहुत अच्छा फॉर्म होगा, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. एंड द डी रिच इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल बहुत ही रिचफुल होगा. रिचफुल इन द सेंस स्किलफुली एक्सपर्ट टैलेंटेड होगा. तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इससे रिलेटेड है. तो आप देख सकते हैं ए का जो है 4th है, बी का जो है 3rd है, उसके बाद सी का जो है 1 है एंड डी का जो है 2nd है. तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? सी में मिल रहा है. तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? सी हो गया. नेक्स्ट देखिए, अगेन हमारे पास असर्शन एंड रीजनिंग है. सो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज एंड देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेस. यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें कम सैलरी मिलती है और लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि हायर सैलरी मिलती है. तो ये टोटली ट्रू है, ऐसा रियल में होता है. नेक्स्ट देखिए, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज. मोस्टली आप समझते हैं जो वैल्यूएबल पर्सन होगा, जो स्किलफुल होगा, एक्सपर्ट होगा, टैलेंटेड होगा, वही दूसरी कंट्रीज़ में आराम से उसे इनवाइट किया जाएगा. तो ये भी क्या है? टोटली ट्रू है. और आप देख सकते हैं ऊपर भी जॉब माइग्रेशन का पॉइंटर, उसका रीज़न सेम यही होता है कि बंदा स्किलफुल होता है, टैलेंटेड होता है, इसलिए चला जाता है. तो ये इसका रीज़न भी क्या है? एक्यूरेट है. तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होना है? ए. ठीक है. सो ए इज़ द आंसर ऑफ द दिस. नेक्स्ट चाहिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड बाय स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन. कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो स्पेंडिंग कलेक्ट नहीं होती है बाय स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन पे खर्च करें. सो लेवल ऑफ सैलरीज इंफॉर्मेशन बेसिस पे ही मिलती है. जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा उस हिसाब से आपकी सैलरीज होंगी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाते हैं. टाइप ऑफ स्किल थॉट्स, इट इज़ ऑल्सो बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशंस. नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, देखिए नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ऐसे जिन कुछ वो नहीं है जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट पे आता है. सो इसका जो आंसर है वो क्या है? आपका डी है. नेक्स्ट देखिए, 6th, it refers to the process of creating an environment in which people can enjoy long, healthy and क्रिएटिव लाइफ्स. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो पीपल्स को हेल्दी रखेगा, इन्जॉय लॉन्ग एंड हेल्दी क्रिएटिव लाइफ्स. सो दैट इज़ अ वन जहाँ पे आप ह्यूमंस को प्रॉपरली क्या करते हैं? डेवलप करते हैं. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आंसर है दैट इज़ योर ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट. इन सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज़ है कि आप पैसे कमा रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो स्किल इन उन सबको डेवलप करना. हायर प्रोडक्शन इज ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड होता है. बट जहाँ पर पीपल हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन ह्यूमन कैपिटल. तो ये बात ऑब्वियस है. ह्यूमन कैपिटल होता है आप सिर्फ स्किलफुल हो गए, आपने डिग्री ले ली या कोई टैलेंट सीख लिया, बट उसको कितना आप डेवलप करेंगे, कितनी अच्छी तरीके से उसको आगे फर्दर लेके जाएंगे, दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट. तो यस, डेवलपमेंट इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. ये प्रॉपरली क्या है? ट्रू है. फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट एजुकेशन इन इंडिया.
तो एनसीईआरटी है, आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये एजुकेशन है। एआईसीटीई भी एजुकेशन का वो है, यूजीसी भी आपने देखा है जो वो है एजुकेशन रिलेटेड है। बट आईसीएमआर ये क्या है, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड है, तो दिस इज़ फ्रॉम मेडिकल रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, सी है। 9 देखिए, अगेन वी आर ऑन द असर्शन रीजनिंग। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी ईजली रिवर्स्ड। ये ऑब्वियस है, अगर आप किसी को पढ़ा लिखा बनाते हैं, कोई टैलेंटेड होता है, स्किलफुल डिग्री लेता है, तो आपने सुना होगा कि आप सब कुछ ले सकते हैं बट आप विद्या नहीं ले सकते हैं, एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो यस, एजुकेशन हेल्थ एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है कंट्री पे भी। जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे एजुकेशन पे एंड हेल्थ पे, उतना ज़्यादा ही प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होगी। तो यस, इट इज़ टोटली ट्रू। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक इन्वॉल्वमेंट लेके आए, अपना इंटरवेंशन दिखाए कि, और इन दोनों ही सेक्टर को डेवलप करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये दो सेक्टर डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड ऊपर भी आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर्स की बातें की जा रही है और नीचे भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के आ रहा है अबाउट द एजुकेशन। तो बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो राइट। तो इसका आंसर क्या है, ए है। assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ टोटली करेक्ट फॉर द सेम। 10 पे आइए, फ्रॉम द सेट ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हम लोगों को जो करेक्ट है वो ऑल्टरनेटिव देखना है। तो आप देख सकते हैं, अगर करेक्ट ऑल्टरनेटिव की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो आप देख सकते हैं जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो हम वैक्सीनेशंस लेते हैं। बेसिकली हम वैक्सीनेशंस लेते ही इसीलिए हैं ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। जैसे पोलियो ड्रॉप्स पहले डाला जाता है इसीलिए ताकि हम पोलियो को प्रिवेंट कर सकें। दूसरा देखिए, मेडिकल रिसर्च बॉडी जो है वो आईसीएमआर है, हमने ऊपर भी देखा था अभी, दैट इज़ मेडिकल रिसर्च काउंसिल, इंडियन काउंसिल या इंटरनेशनल, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज़ अबाउट द मेडिकल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्यूरेटिव जो होता है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, क्यूरेटिव मेडिसिन्स। एंड लास्ट वी हैव सोशल मेडिसिन्स। तो क्यूरेटिव मेडिसिन्स आर मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, कि आप उसे क्योर कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं, दैट इट इज़ अ क्यूरेटिव। एंड नेक्स्ट यू कैन से लास्ट वन इज सोशल मेडिसिन। तो सोशल मेडिसिन स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, कि आप लोगों को समझाएं और लोगों को बताएं कि वाई हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। तो आप देख सकते हैं कि ए का हमारे पास सेकंड होना चाहिए, तो ए और बी में है, और बी का हमारे पास 4 होना चाहिए, वो भी ए बी दोनों में है। सी का हमारे पास 1 होना चाहिए एंड डी का हमारे पास 3rd होना चाहिए। सो इसका जो आंसर है वो बी है हमारे पास। ठीक है, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द 11th। डैश इंक्रीज ड्यू टू इनोवेटिव स्किल्स, कि आपकी अगर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्रिएटिव हैं, आप इन्वेंशन होता है नई चीज़ करना, बट इनोवेशन क्या होता है, जो न्यू चीज़ हुई है उसको और डेवलप करना। तो दोनों चीज़ें आपकी क्या इन्हांस करती है, इनकम भी और प्रोडक्टिविटी भी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट चीज़ ये, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों को एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव देखना। सो दिस इज़ व्हाट बेटर जॉब इज़ अ रीज़न फॉर माइग्रेशन। ये हमने ऊपर भी देखा था कि बिल्कुल करेक्ट है कि लोग जॉब के चक्कर में माइग्रेट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट कोरिलेटेड, ये गलत है, ये कोरिलेटेड होते हैं। फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स ह्यूमन कैपिटल, ऐसा नहीं है, मशीन्स वगैरह नहीं आती हैं। ह्यूमन कैपिटल उसका स्किलफुल होता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है, हेल्थ में एक्सपेंडिचर किया जाना इन्वेस्टमेंट पे होता है। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपका फर्स्ट वन ही है कि जॉब्स के लिए आप माइग्रेट करते हैं। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ब्रेन ड्रेन, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों का वॉच किया जाता है, यानी बच्चों को डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं कि आप बाहर जाएँ तो आपको ज़्यादा बेटर फ्यूचर मिलेगा। सो दिस टाइप से, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ HCF। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम है, रीज़न बिंग जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हांस होता रहता है उतना ही रिसोर्सेज को जो डिवाइड करना है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी ह्यूमन कैपिटल को लेस डेवलप होने देता है। तो द आंसर इज डी, ऑल द अबव। ओके,
कि वी हैव टू रीड द पैराग्राफ और फिर हमें नीचे आंसर देना है 14 एंड 15 का. So the level of skill acquirement remained low in India. Only 2.4% of the workforce of the age 15 to 59 years have received formal vocational technical training. Another 8.9% of the workforce received training through informal sources. फॉर्मल होता है जहाँ पे आप प्रॉपरली आप कह सकते हैं सर्टिफाइड डिग्रीज मिलती हैं जो इंस्टीट्यूट वगैरह से लेते हैं. और इनफॉर्मल होता है जैसे आप कहते हैं ना कि चलिए कोई काम सीख लेते हैं तो आप उस पर्सन के साथ लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते हैं. So out of the 8.9% workforce who received non-formal training, the largest chunk is contributed on the on-job training. कि आप on-job training जाते हैं और वहाँ से सब कुछ सीखते हैं. Followed by self-learning 2.5 है, hereditary 2.1 है यानी कि जो फैमिली से चला हुआ जा रहा है. Another source 1%. Source Egon ये कहाँ से न्यूज़पेपर का नाम है उससे कुछ लेना देना नहीं. So which is the main source of skill एक्वायरमेंट इन इंडिया. जो मेन सोर्स है वो क्या है, उसने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम लोग कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इनफॉर्मल सोर्स है. एंड नेक्स्ट यू हैव 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर. तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर गाइज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लोग सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, जब वो प्रॉपरली उसी जॉब पे ट्रेनिंग लेते हैं, बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म पर. डैश 5 ईयर प्लान रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें उसने बताया कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज़ द 7th 5 ईयर प्लान. आप याद रखेंगे, दैट इज़ द 7th 5 ईयर प्लान. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. पुअर फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है इंडिया के अंदर. सो दैट इज़, अभी हमने पढ़ा है, ये सारे के सारे ही हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इनका फिर से आंसर है. व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर मोशन. तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली जो एक्वायरिंग है, इंक्रीजिंग एबिलिटीज़, स्किलफुल होना एंड एक्सपर्ट होना बाय द पीपल्स ऑफ अ कंट्री. दैट मीन्स मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर मोशन मीन्स कि आपका एक्सपर्ट होना एंड यू कैन से आपका डिग्री होल्ड करना, स्किलफुल होना. ठीक है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग अभी हमने पढ़ा क्या होता है, जब हम एक वर्कर जॉब के ऊपर रह के अपने आप को ट्रेन आउट करता है और उस वर्क का सारा जो स्किल है उसको सीखता है. दैट इज़ कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग. जब आप वर्क फोर्स हु रिसीव नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग, वो क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है. एंड वाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में आपको इसलिए करना है ताकि आप उन पर्सन को डेवलप कर सकें, उनकी एबिलिटी और स्किल्स को डेवलप कर सकें. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ह्यूमन के अंदर इन्वेस्ट करें. ओके, दैट इज़ फॉर ह्यूमन कैपिटल. देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एम्प्लॉयमेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ नॉट रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. तो आप देख सकते हैं बैंकिंग, कॉलिंग सेंटर एंड टीचिंग ऑल आर सर्विस रिलेटेड सेक्टर, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो सर्विस सेक्टर में नहीं आता है. नेक्स्ट, द फार्मूला टू कैलकुलेट द वर्कर पॉपुलेशन रेशो. तो दैट मीन जो वर्क फोर्स है डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ये इसका आंसर होता है. इसका फार्मूला वर्कर पॉपुलेशन का क्या है, द वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं और टोटल पॉपुलेशन के अंतर्गत, that is the percentage. Next, which of the following is appropriate reason for labor by people. जो people हैं, लोग काम करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए कि मैं क्या हूँ, सेल्फ वर्थ चाहिए. और जो लोग डिपेंडेंट हैं उनके लिए, उनको भी उन्हें संभालना होता है, इसीलिए वो लोग काम करते हैं. सो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव. द शेयर ऑफ मेल इन इंडिया लेबर फोर्स इज़ लेस दैन दैट ऑफ फीमेल. ये फॉल्स है. जो मेल हैं उनका ही कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है. द साइज ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स इन 2011 एंड 12, ये आप याद रखेंगे, दैट इज़ 47.3 करोड़. ठीक है, 473 तो पॉपुलेशन नहीं है, 4 पॉइंट बहुत ही कम है, मिलियंस में भी नहीं है, तो वी जस्ट टॉक ऑफ 47.3 करोड़. While other things remain same, an increase in population will decrease the worker population ratio. क्यों, अभी आपने देखा, देखिए जितना ज़्यादा हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो जो डिवाइड है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ही आंसर छोटा आता जाएगा.
ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आप बाकी सब कुछ सेम रखते हैं और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते रहते हैं, यानी कि डिवीज़न में जो है उसे बढ़ाते रहते हैं, तो अल्टीमेटली रेशियो जो है क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। द साइज ऑफ वर्क फोर्स कैन नेवर बी डैश द साइज ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स होते हैं जो हमारे पास टोटल लोग हैं जिनसे हम काम करा सकते हैं, वर्क फोर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्क फोर्स है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ना। अब मान लीजिए आपके पास लेबर फोर्स ही 100 है, तो आप इन्हीं 100 में से कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो कैन नेवर बी ग्रेटर देन, ठीक है, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है लेबर फोर्स से। ड्यूरिंग द 2017-18 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइएस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया वॉज एम्प्लॉयड। कौन से वाले सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे 17-18 में? सो दैट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर लोग अपना ही बिजनेस कर रहे थे एंड दैट कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्कर इन इकोनॉमिक सेंस। वो कौन है जिसे हम पर्सन मानते हैं कि वो काम कर रहा होगा? सो दैट इज़ अ ट्रेडर, जो एक बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। स्टूडेंट इज़ नॉट वन जो काम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स इन सर्टेन सीजन्स। आप देख रहे हैं जो सीज़न में अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम सीजनल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट, द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा किसकी वजह से है? तो ऑब्वियस है लोग अंडर डेवलपमेंट है, अभी सारी की सारी चीज़ें डेवलप नहीं है, इस वजह से है। रैपिड पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास इतनी जॉब्स नहीं होती हैं। डिफेक्टिव प्लानिंग, दैट मीन्स जो प्लान हम करते हैं कि इतने लोगों को जॉब्स देंगे, तो वो एक प्रॉपरली नहीं प्लान आउट हो पाता है कि कितने लोग हैं जिनको जॉब्स देनी है। सो इसका जो आंसर है वो ऑल द अबव है। नेक्स्ट देखिए, असर्शन कहता है इन रूरल एरियाज पीपल कैन नॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन में नॉट अलाउ देम। और वैसे रूरल एरियाज़ में एज एन काफ़ी पॉवर्टी है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने घर पे आराम से बैठें, क्योंकि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उनको ज़रूरी होता है कि वो बाहर जाएं और काम करें। सो ये जो है ये ट्रू है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग 2017 फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन अबाउट 18 पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो 100 में से 18 तक क्या कहते हैं, मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट आप देख सकते हैं ऊपर जो बात हो रही है वो रूरल एरिया की जो स्टेइंग है उसके लिए बात हो रही है, और नीचे वुमेन रिलेटेड बात हो रही है। तो ये जो है रीज़न असर्शन से रिलेटेड नहीं है। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है जो काफ़ी बैड है। अगर करंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो काफ़ी रेट जो है हाईएस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं जॉब मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग अर्बन यूथ इज़ काफ़ी अलार्मिंग है, 22.5% चल रहा है। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ बट जस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन rate has come down to 46.5% for those who are 15 years and above. ये थोड़ा बहुत कम हो गया। A large proportion of the employment worker get low wages, and बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी ट्रैप में फंसे रहते हैं कि उनकी जॉब कम है, पैसे कम हैं। तो उसके बाद एक सर्कल है जो चलता रहता है गरीबी का। सो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है उस पॉपुलेशन को बेसिकली हम किस सिनेरियो में डालते हैं? दैट इज़ द लेबर फोर्स, यानी कि आपके पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो बना सकते हैं। वर्क फोर्स जो रियल में काम कर रहे होते हैं, लेबर फोर्स जितना आपके पास होता है जिन लोगों से आप काम करा सकते हैं। इसका आंसर है लेबर फोर्स। द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल इन द करंट सिनेरियो आर, जो प्रॉब्लम है जो पीपल फेस कर रहे हो, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अभी आपने देखा कि लो वेज रेट मिलता है, काफ़ी पैसे कम है, लो वेजेस है। सो द पॉइंट इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। थैंक यू। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So first is assertion and reasoning. So carrying capacity of the environment means rate of regeneration is greater than equal of rate of extraction. That means जितनी तेज़ी से हम निकालते हैं
उतनी ही तेज़ी से, तो एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट उतनी ही तेज़ी से अपने आप को क्या करे, रीजनरेट करे, या तो उतनी तेज़ी से या एटलीस्ट इक्वल से, क्योंकि अगर धीरे रीजनरेट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दैट्स वाई जो चीज़ें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और भी जो पोल्यूशन जनरेट होता है वो इसी की वजह से है, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की वो स्लो हो गई है। सो ये बेसिकली ट्रू है। सो देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल रिसर्च बीइंग डन टू फाइंड रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट टू नॉन रिन्यूएबल, ये भी प्रॉपरली यस है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जाना चाहते हैं, ना कि नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट ऊपर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है और नीचे रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो ये आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सो दैट मीन्स ये दोनों ट्रू हैं बट रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं वाइट विद द टैगलाइन स्वच्छ ईंधन भारत जीवन, तो कि हम वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ईंधन यानी कि फ्यूल होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। ऐसा एक गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आए थे। ये पॉलिसी जो आया था वेलफेयर स्कीम के लिए प्रधानमंत्री ज्वाला योजना के अंतर्गत आया था ऑन 1 मई 2016 में। स्कीम का मतलब था कि स्मोक फ्री रूरल इंडिया बनाया जाए, यानी कि रूरल एरिया में बिल्कुल भी धुआंधार नहीं होना चाहिए। और ये बनाया गया था स्पेशली जो वुमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन है रूरल एरियाज़ में उनके लिए, बाय प्रोवाइडिंग, और कैसे, कंसेशनल एलपीजी देकर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को काफ़ी सस्ते दामों पे इसे दिया गया था। तो ये पैराग्राफ है, इसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर्स हैं जो देने हैं। सो फर्स्ट वन सेज कि भाई पीएमयू कब लॉन्च हुआ था, तो आप देख सकते हैं उसने खुद लिखा हुआ है 2016 में। सो इट लॉन्च इन 2016। ओके, सो इट लॉन्च इन 2016, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1 मई 2016। अच्छा वाला आपको दिया हुआ है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू, तो अभी आपने देखा रूरल एरियाज़ की वुमेन के लिए था, सो दिस इज़ फॉर द रूरल वन। द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डैश, तो दैट इज़ अबाउट द पॉल्यूशन लेवल के लिए था ये, ताकि स्मोक फ्री हो सके। नेक्स्ट, द ज्वाला योजना विल प्रोवाइड कंसेशनल एलपीजी टू ऑल द वुमेन, ऐसा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, रूलर के लिए, रूलर वुमेन्स के लिए था, तो दैट मीन्स आंसर इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो एसिमुलेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को इकट्ठा करना, दैट मीन्स जैसे अब लेक वगैरह देखते हैं, वो ये क्या होता है, जितना भी डंप किया जाता है वो लेक हैं जो सी हैं उस डंप को संभाल पाते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देते हैं, इसे कहते हैं एसिमुलेशन ऑफ वेस्ट। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, आपको दिखते हैं जितना सारा रिसोर्सेज है सारा का सारा हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज, दैट मीन्स एक आप कहते हैं जब एनवायरनमेंट में जाते हैं तो यू विल फील पीसफुल कि वाओ कितना अच्छा नेचर है, दैट इज़ ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये नहीं करता एनवायरनमेंट कि आप बहुत सारा जो डिफरेंट वेस्ट होता है उसको इकट्ठा कर दें और अपने आप सेग्रीगेट हो जाए, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं करता है। आपने देखा है जो गार्बेज के पूरे डब्बे होते हैं या पूरा एक स्पेस होता है पूरा भरा होता है डिफरेंट चीज़ों से, तो वो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज फ्यूल, तो आपको सिंपल सा पता है सीएनजी जो होता है वो एज अ फ्यूल यूज़ नहीं होता है, ये व्हीकल्स में यूज़ होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, पाइप नेचुरल गैस हो गया, गोबर गैस हो गया, ये सब कुछ कुकिंग में यूज़ होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवोकेट्स यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, तो ये टोटली क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यू कर सकें और आने वाली जनरेशन में आराम से यूज़ कर सकें। ओके, वी हैव टू यूज़ द करेक्ट पेयर, यानी कि जो दिए होंगे पेयर ये गलत दिए होंगे, तो हमें देखना है उनमें से कौन सा करेक्ट है। बायो कंपोजिशन क्या होता है, आप गार्बेज को कंपोज करते हैं, उसे सड़ाते हैं और गैस बनाते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, दैट मीन्स ये गलत ही दिया हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्दी वाला होता है, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते ही उसे हैं जिसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। मिनी हाइडल प्लांट्स सुटेबल फॉर माउंटेनियस रीजन, सो मिनी हाइडल प्लांट्स ये बिल्कुल राइट है कि माउंटेन रीजन में आप ये बहुत बड़े पानी वाले प्लांट्स लगा सकते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दें और हेल्प करते हैं, तो माउंटेन में हम छोटे हाइडल प्लांट्स लगाते हैं, तो दैट इज़ टोटली राइट। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, दैट मीन्स ये पेयर भी गलत दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द C1।
नेक्स्ट देखिए आप, दैट मीन्स दिस इज द सी। ओके, यहाँ पे खत्म होता है, दैट्स इट, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। Now we are starting with development experience of India, a comparison with the neighbors, that means Pakistan and China. So which of the following country has the highest density of population per square, यानी कि ज़्यादा भरा हुआ कौन सा कंट्री है? So that is the India। ठीक है, पाकिस्तान चाइना ब्रिटेन तो है नहीं, पाकिस्तान चाइना की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली कौन सा है हाईली डेंसिटी? इंडिया। नेक्स्ट देखिए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली किससे बात करता है? वो बात करता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है जो भी कंट्री है उसकी। सो ऊपर आंसर इंडिया है, तो यहाँ पर क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट, चाइना रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश इन 1949। चाइना रिपब्लिक कब इस्टेब्लिश हुआ था गाइस? 1949 में। नेक्स्ट, विच इज़ द पूरेस्ट नेशन? यू ऑल नोज दैट इज़ पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। विच कंट्री अडॉप्टेड इन्फेंट पॉलिसी? वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना के अंदर आई थी। सो दिस इज़ द चाइना। ओके, 1978 रिफॉर्म्स पॉलिसी स्टार्टेड बाय चाइना ही था, तो अपने इधर 1991 में आया था, चाइना में 1978 में आ गया था, तो दैट इज़ ट्रू। रेशियो ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ हायर देन चाइना। ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा गरीब हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इनिशिएटेड इन 1978। इट इज़ फॉल्स। जो आपका GLF आया था वो आया था 1958 में, और वो भी कहाँ पर? चाइना में। ठीक है, सो ये फॉल्स है। When did India introduce reforms? तो हम लोग रिफॉर्म्स कब लाए थे? द NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 में लेके आए थे। What do you mean by ग्रेट लीप फॉरवर्ड? GLF था क्या? बेसिकली ये 1958 में आया था चाइना के अंदर, जिसके अंदर चाइना ने कहा था कि आपको अपने घर के पीछे क्या लगाना है? इंडस्ट्रीज लगानी है। तो पीपल हैड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैक ऑफ देयर होम्स। ओके, थैंक यू।